सामने होने वाली है, लेकिन जो पहली चीज मेरे दिमाग में आती है जब मैं मनोज को देखती हूँ वो है बाहुबली। औरत पे हाथ उठाने वाले की उंगलियां नहीं काटी जाती, काटा जाता है उसका गला। ये डायलॉग यहां से आया। शुक्रिया शुक्रिया। इंडिया में जहां पे साउथ की फिल्म्स न जाने कब से डब होकर हिंदी भाषा में हमारे सामने प्रेजेंट करी जा रही हैं, उन्होंने शायद कुल मिला के, वी वर रीडिंग सम स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्कसिंग, उन्होंने शायद कुल मिला के 50 करोड़ का बिजनेस नहीं किया होगा, और हिंदी में बाहुबली ने 513 करोड़ का बिजनेस किया है। क्योंकि बाहुबली को जब दोबारा लिखा गया तो एक हिंदी फिल्म की तरह लिखा गया, एक डब्ड साउथ इंडियन फिल्म की तरह नहीं। और उस फिल्म को, उसके डायलॉग्स को, उसकी कहानी को आप तक पहुंचाने का जिस इंसान को श्रेय जाता है, वो इंसान आज हमारे साथ है। मनोज, एक बारी तालियां और बजा दीजिए और फिर हम इनके साथ एक कॉन्वर्सेशन में आएंगे। शुक्रिया सौम्या, और सबसे ज़्यादा बड़ा शुक्रिया मेरे दिल्ली के तमाम दोस्तों का जो आज संडे की आफ्टरनून बहुत कुछ कर सकते थे पर यहाँ आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने स्पिरिटेड लोग मैं वहाँ अभी देख रहा था, तो मैं सौम्या से कह रहा था कि जो यहाँ लोग हैं इनमें इतना जोश, इतनी ज़िंदगी आती कहाँ से है। तो खैर सौम्या के अपने तकाजे थे, वो बहुत कुछ इन्होंने कहा, लेकिन मुझे कुछ याद आया और मैं सोच रहा था कि लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे, लपक के जलते थे, बिल्कुल शरारे जैसे थे, नए नए थे तो हम भी तुम्हारे जैसे थे। वाह वाह, क्या बात है। मनोज, आप आए हैं जश्न रेख्ता की महफिल में, और ये है जश्न रेख्ता का मैजिक, का मिरेकल जो ये कर देता है, इतने लोगों को साथ ले आता है। लेकिन आप बम्बई से यहाँ तक रेख्ता की महफिल में, रेख्ता की खिदमत में कैसे? सौम्या, मजाज लखनवी साहब का एक शेर था जो यहाँ बैठी हुई शेर फहम जनता में हर किसी को याद होगा कि इस महफिल कैफो मस्ती में, इस अंजुमन इरफानी में, देखिए वहां से आवाजें आ रही हैं कि इस महफिल कैफो मस्ती में, इस अंजुमन इरफानी में सब जाम बकफ बैठे ही रहे, हम पी भी गए, छलका भी गए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सौम्या, मैं इसलिए आया हूँ कि शायरी, नगमा निगारी, मोहब्बत, आशिकी, इन सब चीज़ों का जो प्याला मैंने पिया है, आज वो मेरे ज़रिए छलक जाए और मेरे दोस्तों तक पहुँच जाए यहाँ। क्या बात है। और जैसे मनोज ने बिल्कुल सही कहा, आप, मैं और हम सब यहाँ पर दोस्त हैं। आप भी हमारी बातचीत का हिस्सा बनिए, हमें बताइए आपको जहाँ पे जो कुछ कहना है, और हम सब मिलके एक तरह का माहौल बनाते हैं, महफिल सजाते हैं बातचीत की। पर मेरे जहन में जो पहला सवाल आता है मनोज, वो आपके नाम से जुड़ा हुआ है, मुंतशिर। ये मनोज शुक्ला ही था। एक तो ये जश्न रेख्ता वालों को सारी खबर है यार। ये मनोज शुक्ला, मनोज मुंतशिर कैसे हुआ? अच्छा, मनोज शुक्ला, मनोज मुंतशिर कैसे हुआ, इस बारे में तो मैं खैर पहले एक दो जगह बात कर चुका हूँ, लेकिन आज क्योंकि ये जश्न रेख्ता की महफिल है, आज मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद किसी को नहीं पता कि ये मनोज मुंतशिर छोड़िए, मनोज कैसे हुआ। दोस्तों, ये मनोज ऐसे हुआ कि मेरे पिताजी का एक सपना था। मैं जहाँ रहता था, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा इलाका है, वहाँ नुक्कड़ पे एक चाय की दुकान हुआ करती थी, मनोज एंड पवन टी स्टॉल। मेरे पापा का सपना था कि उनके 2 बेटे हों और वो इतना नाम कमाएं, इतने बड़े हो जाएं कि एक दिन उनकी भी उसी नुक्कड़ पे चाय की दुकान हो, दोनों बेटों का। तो चाय की दुकान में खोल नहीं पाया, अगर खोल लेता तो आज मैं प्रधानमंत्री होता देश का। पवन कभी आया भी पंच लाइन थी ये, काफी राइटर वाली बात। मुझे माफ किया जाए इस पंच लाइन के लिए। मैं मनोज से एक्चुअली यही बात कर रही थी कि मैं बहुत बड़ी बाहुबली फ़ैन हूँ। मैंने पता नहीं कितने ही पैसे खर्च करके दिल्ली के बेस्ट सिनेमाज पे जाके, डायरेक्टर्स कट पे जाके, न जाने कितनी बारी वो मूवी देखी, मुझे बहुत डांट पड़ी घर पे। एंड वो जो एक डायलॉग है कि औरत पे हाथ, मैंने तालियां बजाई हैं और क्योंकि मुझे सीटी बजानी नहीं आती तो साइड वाले को बोला है कि आपको आती है, कितनों को, ये हुई ना बात। तो ये हम मनोज द पोएट तक पहुंचे और उर्दू जबान वाले पोएट तक पहुंचे। ये आपको पता होता है ये सारे क्लैप ट्रैप्स कहाँ आएंगे? देखिए, अब मॉडेस्टी तो ये कहती है कि मैं कहूँ कहाँ पता है, हम तो लिख देते हैं, लोग पसंद कर लेते हैं, ऐसा होता नहीं है। एक क्लैप ट्रैप के लिए महीनों मेहनत करते हैं हम, तब जाके एक डायलॉग निकलता है ऐसा।
देवसेना को हाथ लगाया तो समझो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। उस फिल्म से एक डायलॉग है जो मुझे बड़ा पसंद था, क्योंकि उस पे एस.एस. राजामौली सर का रिएक्शन आया था जब मैंने उनको लिख के सुनाया। तो अब आप जानते हैं एस.एस. राजामौली गॉड ऑफ सिनेमा, बहुत, अब उनके बारे में क्या कहा जाए। तो अगर उनका रिएक्शन आ गया, एक स्माइल आ गई, तो खुश हो गया था मैं। जब कटप्पा आते हैं शुरू में, फिल्म शुरू होती है, बाहुबली 2 की बात कर रहा हूँ मैं, और वो एक पैगाम सुनाते हैं कि भाई बाहुबली का राजतिलक होने वाला है। उस पूरे के पूरे सीन का जो लास्ट डायलॉग था, कुत्ता हूं ना सूंघ लिया। क्या बात है। चलिए, बाहुबली की एक्साइटमेंट तो कहाँ ही खत्म होगी। दिस इज वन मूवी जो हिस्ट्री में याद रखी जाएगी, ऐतिहासिक मूवी मानी जाएगी। तो हम वहां आ जाते हैं जहां पे हमारे को एक्चुअली होना चाहिए। मुंतशिर का जवाब दिया नहीं मैंने अभी। अच्छा, हम बीच में खो गए हाँ, थे। ये राइटरों के साथ हो जाता है नहीं? ये अब नाम ही मुंतशिर है। मुंतशिर का मतलब होता है बिखरा हुआ, स्कैटर्ड। और इसके पीछे भी कोई दोस्तों बड़ी कमाल की लॉजिक नहीं है कि मैं कोई एक दिन मुझे इल्हाम हुआ और मैंने कोई सपने में देखा कि आज मुंतशिर रखूंगा। मुंतशिर बड़ा डेस्परेट अटेम्प्ट था मनोज शुक्ला का एक ऐसा पेन नेम ढूंढने का जो किसी और का इस दुनिया में ना हो। सागर, साहिर, काफिर, फलक, इतने ज़्यादा पेन नेम्स थे उस वक्त, जिस दौर की बात मैं कर रहा हूँ, अपनी जवानी के दिनों की बात कर रहा हूँ मैं, 99 की। इतने पेन नेम्स के बीच में एक ऐसा पेन नेम कैसे ढूंढे जो किसी का ना हो। ये कोशिश चल रही थी। गौरीगंज की एक सर्दी की शाम, ऐसा ही मौसम रहा होगा, दिसंबर जनवरी का, स्लीपी टाउन है, 9 बजे सन्नाटा था और हम आवारा मिजाजी करते हुए यहाँ वहाँ भटक रहे थे। क्लास 10th की बात है, मैं 10th या 11th में था उस वक्त। तो अचानक एक चाय से बड़ा रिश्ता है मेरा यार, एक चाय की दुकान पर रेडियो बज रहा था। रेडियो पे एक बहुत उम्दा शायर थे सागर निज़ामी साहब, उनका मुशायरा चल रहा था कुछ, और वो शेर पढ़ रहे थे कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है। मुंतशिर मतलब बिखरा हुआ, कि मुंतशिर हम हैं तो रुखसार पे शबनम क्यों है, आईने टूटते रहते हैं तुम्हें गम क्यों है। तो ये शेर सुनने के बाद दोस्तों मुझे अपना पेन नेम मिल गया। मैंने जोड़ के लगा के साथ में देखा, मनोज मुंतशिर, यार साउंड अच्छा कर रहा है, चलो आज से हम मुंतशिर हो जाते हैं। घर पहुंचे और फिर कमाल शुरू हुआ। असल कमाल ये हुआ कि मेरे पिताजी पंडित जी वो पुरोहित हैं, मतलब शादियां करवाना, ब्याह करवाना, हवन करवाना, ये अच्छा। हाँ, तो 2 तरह के पेशे हैं हमारे यहाँ। वो जब फसलों का सीजन होता है, धान का, गेहूं का, तो वो किसानी करते हैं, और जब वो सीजन खत्म होता है तो वो पंडित जी बन जाते हैं और छुट्टियां वुट्टियां रख के और हर जगह ये चीजें करवाते हैं। क्या बात है। तो मुझ पे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गया था, जबान का, उर्दू जबान का, रेखता का आप कह लें। और उसका जो पहला मुझे एक मंजरनामा याद आता है कि पापा सुबह सुबह उठ के और शिव स्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में। नमामि शमीशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकार माकाशवासम भजे हम। बगल में मनोज मुंतशिर ने लगाया होता था, ख्याले गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। मैं जो अगला इनसे पूछना भी चाह रही थी ना कि मैं कहीं पढ़ रही थी इनके बारे में, ऑफकोर्स हम रिसर्च करते हैं सेशन से पहले, तो किसी ने कहा था कि सिनेमा में जो पोइट्री वापस आई है या जो शायरी वापस आई है, किसी तरह मतलब मनोज ने उसमें कंट्रीब्यूट किया है। और फिर मैंने इनका बैकग्राउंड पढ़ा कि ये किसान परिवार को बिलोंग करते हैं, फिर उन्होंने सुबह मुझे बताया कि ये पंडित परिवार को बिलोंग करते हैं। तो ये सब खिचड़ी कैसे पक गई और आप उर्दू जबान तक कैसे आ गए? उर्दू जबान तक आने की जरूरत जाती थी? नहीं, बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, इसका जवाब हाँ ही है। अच्छा। हम में से कौन है जो उर्दू नहीं बोलता है? अगर आप एक मामूली सी बात कहते हैं कि जरा एक गिलास पानी लाना, तो जरा एक गिलास पानी लाना में आपने जरा उर्दू बोला है, एक उर्दू बोला है, गिलास इंग्लिश है, पानी उर्दू बोला है, लाना आप हिंदी कह लें या उर्दू कह लें, तो आप उर्दू ही बोल रहे हैं, आप हिंदी बोल कब रहे हैं? अगर आप ये कहते हैं कि यार देखो दोपहर का वक्त है और इतनी ठंड पड़ रही है, आप बोले इसको हिंदी में, अपराह्न काल है और शीत लहर का प्रकोप है, कौन बात करता है इस तरह? तो आप तो यही बोलेंगे दोपहर का वक्त है, सर्दी पड़ रही है, तो बिल्कुल, बस बिल्कुल। यही उर्दू है। ठीक है, तो पर अब आपकी जर्नी बताइए।
ये जावेद साहब एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे अभी वहाँ। वो कह रहे थे कि ये फर्स्ट पर्सन में बात करना जो है ना, मैंने ये किया वो किया, ये बड़ा अनकंफर्टेबल है। मेरी जर्नी नहीं तो आप उर्दू की जर्नी बता दीजिए जिसमें मनोज एक कैरेक्टर है। एग्जैक्टली जी। तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ। लगता नहीं है, मतलब बड़े स्मार्ट होते हैं कॉन्वेंट वाले। मैं यहाँ तो बहुत बैठे होंगे, खड़े होंगे, लेकिन मेरी पढ़ाई लिखाई इंग्लिश मीडियम से हुई। उर्दू का जो इन्फ्लुएंस रहा वो मेरी लाइफ में साहिर लुधियानवी के आने से शुरू हुआ। मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। एक दिन मैं गौरीगंज, जो मेरा कस्बा है, वहाँ से एक पैसेंजर ट्रेन पकड़ के, जो 100 किलोमीटर का डिस्टेंस 6 घंटे में कवर करती थी, उससे मैं जा रहा था इलाहाबाद। रास्ते में एक स्टेशन आता है प्रतापगढ़। अब प्रतापगढ़ पे ट्रेन खराब हो गई। अब हम क्या करें, हमें बताया गया कि 1.5-2 घंटे लगेंगे ट्रेन बनने में, तब तक आप घूम टहल लो। तो दोस्तों, घूमते टहलते मैं एक किताब की दुकान पे चला गया। चचा की बुक स्टॉल थी बगल में। एक किताब उठाई, इत्तेफाक से वो प्रकाश पंडित की एडिट की हुई साहिर लुधियानवी का मजमुआ था। अब हमने कहा चलो ठीक है, 20 रुपए की किताब थी, बड़ी मुश्किल से जेब से निकाले, और उस 20 रुपए के लिए मैं सच बताऊं, मैंने 2 दिन का नाश्ता कुर्बान किया है। 2 दिन नाश्ता नहीं कर पाया मैं। वो किताब ली, पढ़ना शुरू किया। अब जब साहिर को मैं पढ़ता गया, और जब मैं वो पढ़ रहा था कि मेरे ख्वाबों के झरोकों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं। जब आप ये पढ़ते हैं कि तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंख मसरत से झुकती जाती है। क्या बात है। मैं फूल टांक रहा हूं। यार, इश्क करते हो तो आवाज यहां तक आनी चाहिए, दिल धड़कने की, है ना? ये हुई ना दिल्ली वाली बात। साहिर के लिए तालियां चाहिए, मुझे अपने लिए नहीं। कि मैं फूल टांक रहा हूं तुम्हारे जूड़े में, चचा तुम्हारी आंख मसरत से झुकती जाती है। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूं, जुबान खुश्क है, आवाज रुकती जाती है। क्या बात है, वाह वाह। तो साहिर का इन्फ्लुएंस तो रहा है। ये मैं मुकम्मल कर देता हूं इसको साहिर साहब की शान में। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह। ये मंजर देखें आप, रवां है छोटी सी कश्ती हवाओं के रुख पर, नदी के साज पे मल्लाह गीत गाता है। तुम्हारा जिस्म हर एक तेज हवा के झोंके से मेरी खुली हुई बाहों में झूल जाता है। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं सौम्या। वाह। मेरी पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए अज़्ज़ो करम से उठा रही हो तुम। देखिए, इश्क सिर्फ माशूका से नहीं होता, बीवी से भी होता है। इस बार कम से कम साहिर यही सोचते थे, क्योंकि उनके पास बीवी थी ही नहीं, इसलिए वो ऐसा सोच सकते थे। मेरी पलंग पे बिखरी हुई किताबों को अदाए अज़्ज़ो करम से उठा रही हो तुम। सुहाग रात जो ढोलक पे गाए जाते हैं, दबे सुरों में वही गीत गा रही हो तुम। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं। ये साहिर है यार, इनको पढ़ने के बाद तो फिर पागलपन होना ही था, हो गया। अब इतनी अच्छी शायरी चलेगी, मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगी ढंग से, बिकॉज ऐसे शब्दों में खोया ना जाए तो क्या किया जाए, क्या किया जाए। सो साहिर का इन्फ्लुएंस रहा आपके ऊपर बहुत। मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप प्राइमरीली राइटर हैं और आप सिनेमा राइटर हैं, आप लिरिसिस्ट हैं। आपकी पढ़ाई का, आपने कितना पढ़ा है और पढ़ाई का कितना महत्व रहा है आपके सिनेमा करियर में? होता है पढ़ाई का ही महत्व होता है। ये सुनने में बड़ी अजीब बात लगती है। आमतौर पे यहाँ आपको बहुत सारे लोग ये बातें कहेंगे कि यार ये तो आर्टिस्ट की बात है, बिना पढ़ाई लिखाई का एक अलग आर्ट है। पढ़ाई आपको जितना रिफाइन करती है, जितना फाइन ट्यून करती है, उसका दूसरा कोई विकल्प मेरी समझ में है नहीं। और एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर आपने दूसरों के 2000 शेर ज़बानी याद नहीं कर लिए तो एक पहला शेर अपना लिखने का हक नहीं है आपको। इतना पढ़ें आप। पढ़ना भरना है, लिखना छलकना है, बिना भरे छलक नहीं सकते हो दोस्त। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से आपने ये समझाया मुझे। अच्छा, मैं याद कर रही थी कि कल से हम लोग रेखता की महफिल में सब शरीक हैं और बहुत सारी बातें हुई हैं आजकल के फिल्मों के लिरिक्स के बारे में।
तो उनकी तारीफ कम होती है और कुछ और ही ज़्यादा कहा जाता है और someone from the industry should also have a right to comment on it. And so I honestly want to know that जो एक narrative आ गया है कि आजकल के फिल्मी लिरिक्स तो मतलब क्या है, लिरिक्स तो पुराने होते थे, वो चचा मान रहे हैं हमारी बात, ठीक है, कि आजकल के तो नहीं. ये इल्ज़ाम मेरे ऊपर नहीं है कम से कम. देखिए, अब जो 2-4 गाने अभी हालांकि काफ़ी लिखे हुए हैं, पर आपने एक क्लिपिंग सुनी होगी, तेरी गलियां में शायरी है कि नहीं, आप बताएं, है कि नहीं? मैं आपसे पूछ रहा हूं. तेरे संग यारा खुशरंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा में शायरी है कि नहीं, आप बताएं. यूं लगा कोयलें जब लगी कूकने, जैसे छलनी किया हमको बंदूक ने, फूक उठने लगी हंसते हंसते मेरी आंख यूं डबडबाई, मजा आ गया मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर. शायरी है कि नहीं दोस्त? तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूं. तेरे यहां जितनी लड़कियां बैठी हुई हैं, मैं एक बात बहुत फक्र से कहता हूं कि पिछले 5 साल में सिर्फ एक गाना आपको एक्सक्लूसिवली जो लड़कियों का लव एंथम है वो मिला है, और वो है कौन तुझे यूं प्यार करेगा. दूसरा गाना आपके लिस्ट में है नहीं. एक्चुअली बड़ी बात है. तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ, तेरे दिल की गलियों से मैं हर रोज गुजरती हूँ. तू हवा के जैसा चलता है, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ. कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. शायरी है कि नहीं दोस्त? तो ट्रेडिशनली हम जैसे उर्दू बोलेंगे, वैसे हम सभी जिस ज़बान में बात कर रहे हैं वो उर्दू ही है. क्या सिनेमा में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उर्दू जानना, बिकॉज लहजे में वो आ ही जाती है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके आप डॉक्टर बन सकते हैं? भाई आपसे पूछ रहा हूं, हाँ या नहीं? तो फिर कोई भी और जबान पढ़ के आप हिंदी फिल्मों के लिए नहीं लिख सकते. और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 250 गानों का तजुर्बा है, और शायद अब इतना तो कहने की हैसियत रखता हूं मैं कि उर्दू, आप सोचें, कोई ऐसी लैंग्वेज इस धरती पे है नहीं जिसके फोनेटिक्स पे इतना काम हुआ हो, जिसके छंद पे, जिसकी लयात्मकता पे, जिसका जो साउंड होता है, साउंड पे इतना. आपको पता है ना, मिर्जा गालिब का दीवान दीवाने गालिब आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा और समझा नहीं होगा. हाँ, चचा ने समझ लिया है. अब जहां पहला शेर आप पढ़ते हैं, मेरे को मॉडरेटर चचा ही हैं. वहीं से वैलिडेशन मिल रहा है मुझे कि हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं. जहां आप दीवाने गालिब खोलते हैं और आप पहला शेर पढ़ते हैं कि नक्श फरियादी है जिसकी शोखिए तहरीर का, कागजी है पैरहन जिस पैकरे तनवीर का, कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का. तो मुझे लगता है, आपको लगता है यार ये तो पढ़ना समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसी बात को जब एक फिल्मी गीतकार कहता है कि कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शीर का, तो वो कैसे कहता है? तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन. क्या बात है, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव सुनने को मिल रहे हैं आज. सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन, बात वही है. लेकिन शायरी का, फिल्मी शायरी का जो चैलेंज है सौम्या, वो ये है कि आपको बड़ी बड़ी फिलॉसफी, बड़े से बड़ा दर्शन आपको ऐसी मामूली बात में कह देना है जो कक्षा 5 के एक बच्चे को समझ में आ जाए. ये बहुत बड़ा चैलेंज है. एब्सोल्युटली. और आप लिटरेचर में इन्वेस्टेड हैं, तो आपने 2 फिल्मों पे ऐसे भी काम किया है जिन्होंने लिटरेचर से ड्रॉ किया है, लेकिन फिर कुछ ज़्यादा कहीं पहुंच नहीं पाई. हाफ गर्लफ्रेंड उसमें से एक थी, और एक और आपकी फिल्म है जो कि किसी बुक पर बेस्ड है, रंगरसिया. रंगरसिया. और ये हाँ. क्रिटिसिज्म रहा है हमेशा, जब भी किसी ने इस आग में अपने हाथ दिए हैं कि किताब उठाई है और उसको स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट किया है, कि भाई ये फिल्म जो है वो बुक किताब जितनी अच्छी नहीं है. तो ये किताब की कहानी फिल्म के पर्दे पर जाके इनफेक्टिव क्यों हो जाती है? अगर ऐसा इल्जाम है तो मैं एक बात ही कह सकता हूं कि ये इंसानी साइकी की प्रॉब्लम है, ये किसी फिल्म मेकर का इशू नहीं है. आप जब किताब पढ़ते हैं, किताब बड़ा ओपन मीडियम है. आप क्या पढ़ रहे हैं किताब में? शाम का वक्त है, 6 बज चुके हैं, झुटपुटा है, हल्का सा अंधेरा है, दूर कहीं नुक्कड़ से शहनाई किया. आप ये सब विजुलाइज कर रहे हैं अपने तरीके से. तो सिनेमाटोग्राफर आप हैं, डायरेक्टर आप हैं. ये जो बंदा किनारे खड़ा होकर शहनाई के शोर में आंसू बहा रहा है, उसका चेहरा कैसा है ये आपने तय किया है. कोई कास्टिंग डायरेक्टर आपको आके नहीं बता रहा है कि भाई देखो यहाँ तो रणबीर कपूर खड़ा हुआ है. सारा इमेजिनेशन आपका है. तो
तो आप अपनी इमेजिनेशन से, अपने तसव्वुरात से इतनी मोहब्बत करते हैं कि जब वही इमेजिनेशन कोई करण जौहर, कोई इम्तियाज अली जब वो पर्दे पर दिखाता है, आपको समझ में नहीं आता, नहीं यार जो मैंने सोचा था वो बेहतर था। तो जाहिर सी बात है कि ये कस्टमाइजेशन का सवाल है, इसमें किसी फिल्म मेकर को दोष देना बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। जी सो एक आप मेरा क्वेश्चन टाल गए, तो आप वो खुद पे ले आए बात कि जो उर्दू ज़बान या जिस ज़बान का भी इस्तेमाल आजकल की फिल्मों में हो रहा है, खुश हैं आप उससे, या आपका क्या टेक होगा उस नहीं, बहुत खुश तो नहीं हूँ मैं, और बहुत खुश इसलिए नहीं हूँ कि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर दी गई है ज़बान। और हैरत इस बात की होती है कि सेक्रीफाइस की गई जब इस देश में लिखने वालों की कोई कमी नहीं है। जब इस देश में मनोज मुंतशिर जैसे 150 तो मुझे एयरपोर्ट से आते आते यहाँ तक मिल गए। तो इतने लिखने वाले पड़े हुए हैं, इतने अच्छे लोग पड़े हुए हैं, और आप इनके फ़न का, इनके टैलेंट का इस्तेमाल सही जगह पे करने के बजाय सतही तौर पे और वो मोमेंटरीली जो क्लैप ट्रैप्स होते हैं। एक बात मैं बताऊं आपको, मैं अरमानी का सूट पहन के आ जाऊं 1 लाख रुपए खर्च करके, कितने लोग मेरी तरफ देखेंगे? एक आदमी बगल में नंगा खड़ा हो जाए, 4 लोग उधर भाग जाएंगे। तो फिल्मों के साथ कहीं ना कहीं यही हुआ है कि ध्यान खींचने के लिए आपका, हम थोड़ी सी, और वो जिम्मेदारी मैं थोड़ी सी अपने ऊपर भी लूँगा कि हम थोड़े से फहश हो गए हैं, जो कि सही तरीका नहीं है। और फिल्मी पर्दा है ना, कहते हैं फिल्मी पर्दा, 70 mm का पर्दा। तो मैं गुजारिश करता हूँ तमाम अपने फिल्मी दोस्तों से कि इस पर्दे को बेपर्दा ना करें, इसको पर्दे में रहने दें। क्या बात है, क्या बात है। आप में से कितने लोग एस्पायरिंग सिनेमा राइटर्स हैं? अगर हम बहुत नीश में जाना चाहें, 1 हाथ ऊपर गया, 2 हाथ ऊपर गया। अरे वाह, इनको माइक दो यार। शायरी वायरी होती रहेगी, इनसे बात होनी चाहिए आज। इनसे बात तो बिल्कुल होनी चाहिए। और मैंने ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछा था क्योंकि जब एक इंसान सोचता है कि मैं राइटर बनूंगा, उसको नहीं पता उसकी जर्नी उसको कहाँ ले जाएगी। वो कभी ये सोच के राइटर नहीं बनेगा कि मैं सिनेमा का राइटर बनूंगा। तो आपको ये पता था आप इवेंचुअली यहाँ पहुंचेंगे, या ये खुलते खुलते? नहीं, मुझे एक बात तो पता थी कि मैं फिल्मों के लिए, लिखने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मैं दोस्तों ऑलराउंड, मतलब अगर मैं एकेडमिकली बोलूँ तो टॉपर टाइप का रहा हूँ, मतलब फर्स्ट या सेकंड टॉप 3 में रहा हूँ हमेशा। और बीएससी की वहाँ भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ पास हुआ। मैंने अपनी लाइफ में कोई मेडिकल एग्जाम कभी नहीं दिया है, कोई CPMT, कोई PMT, कुछ कभी नहीं दिया, क्योंकि मेरे दोस्त सामने बैठे हुए हैं, पवन कुमार जी IAS ऑफिसर हैं इस देश के, बहुत सीनियर। इनके जैसा मैं कभी था ही नहीं। ये कमाल की बात है, ये जो शख्स, आप एक बार खड़े हो जाएं पवन जी, मैं चाहता हूँ एक बार आप खड़े हो जाएं और जनता को दिखा दें, मैं आपका चेहरा दिखाना चाहता हूँ। हो गई सर, अब आप प्लीज। ये पवन कुमार जी हैं, ये बहुत सीनियर IAS ऑफिसर है, और ये इस तरह के शेर कहते हैं। मैं एक शेर इनका कोट करना चाहता हूँ आज, कि उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूँ। देखें आप, नए जमाने की शायरी देखें, जदीद शायरी देखें, जिद्दत देखें शायरी की। आप रिक्ता से बोल रहा हूं मैं कि उसी की याद के बर्तन बनाए जाता हूं, वही जो छोड़ गया चाक पर घुमा के मुझे। मनोज, आप शायरी कर रहे हैं, रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। इस ऑडियंस के लिए कुछ थोड़ा सा अपना पढ़ दें, जो हमने सुना नहीं। कुछ पढ़ दूं? प्लीज पढ़िए। यार मुझे बड़े एकेडमिक बातें होती रही। मैं खड़ा होकर कुछ सुनाता हूं। चलो यार, बात करते हैं आप लोगों से। क्या सुनेंगे आप मोहब्बत सुनेंगे या आप कुछ और सुनेंगे? कुछ और सुनेंगे। अब कुछ और की फरमाइश हो चुकी है। चलिए, मैं अपने तमाम नौजवान दोस्तों के लिए, जो छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने देखते हैं, जिनके अंदर ये हिम्मत है कि जहां भी खड़े रहेंगे वहीं अपनी जन्नत तामीर कर लेंगे, उन दोस्तों के लिए मैं कहता हूं कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे। अब मुझे लगना चाहिए कि आप सुन रहे हैं, वरना मैं सुनाऊंगा नहीं। ये धमकी ले लें आप मुझसे। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। ये हुई बात, ऐसे सुना जाता है। जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया। सर काटने से पहले, हाँ आप दूसरे मिसरे का इंतजार करें, ताली उस पे आएगी। सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे।
आप मेरे वो दोस्त हैं। मैं जानता हूं कि आप में से ज्यादातर लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं, अपने ख्वाबों की इमारतें आप खुद बना रहे हैं। और मैं आपको सलाम करता हूं इस गजल के जरिए कि सर काटने से पहले दुश्मन ने सर झुकाया, जब देखा हम निहत्थे मैदान में खड़े थे, और तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू। दोस्तों, जंग का मैदान नहीं है, ये जिंदगी का मैदान है। वहां से आप जुड़ के सुनिएगा कि तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। तलवार पहले टूटी फिर कट गए ये बाजू, और बावजूद इसके हम देर तक लड़े थे। मैं सिनेमा के लिए गाने लिखता हूं। बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे लिखे हुए गानों को लोग कहते हैं ये तो फला सिंगर का गाना है, ये तो फला सिंगर का गाना है। और मैं बहुत मायूस होकर घर लौटता हूं, अपने आप से कहता हूं कि ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात। मैं मतले से जोड़ रहा हूं आपको कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। शुक्रिया दोस्तों। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात, हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। इसका आखिरी शेर आपके हवाले करके जा रहा हूं, याद रखिएगा कि फिर भी नहीं किया था हमने जमी का सौदा। चाचा सौम्या, आपके को मॉडरेटर। मैं बोल तो रही हूँ जी कि फिर से मतले में आता हूं, वरना वो मतले का सुर निकल जाएगा। कि जूते फटे पहन के आकाश पे चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे, और फिर भी नहीं किया था हमने जमी का सौदा। दो चार आसमान तो कदमों पे गिर पड़े थे। क्या बात है मनोज, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया दोस्त। बहुत बढ़िया। शुक्रिया। और ये तालियों से ही पता चल रहा है। ये और इजाजत चाहिए आपकी एक मैं आपसे इल्तिजा करने वाली थी कि अभी नहीं रुके आप। मोहब्बत सुनेंगे। मोहब्बत मनोज देखिए, मोहब्बत की फरमाइश। मनोज, ये आपकी ऑडियंस और आप इस ऑडियंस के, अब आप संभालिए। मैं तुझसे प्यार नहीं करता। अरे देखिए, मोहब्बतों की फरमाइश हो रही चारों तरफ से। अच्छा, मेरी जवानी, अब ये बड़ी फरमाइशें हैं, मैं दोनों सुनाऊंगा, देखा जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मोहब्बत के बारे में मैं एक बात कह दूं कि मोहब्बत करते रहिएगा, कोई ये जरूरी नहीं कि आप एक दो ही करें। कतील शिफाई साहब 90 साल की उम्र में, अपने इंतकाल के पहले उन्होंने मुझे एक 4 लाइनें सुनाई थी। मैं आपके हवाले कर रहा हूं। 90 साल का शायर लिखता है कि सिमट सका ना कभी जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता। कि सिमट सका ना कभी जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता। निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। आजकल के आशिकों को इनकरेजमेंट। दुबर्रर। जी, वो मुकर्रर को हमने थोड़ा स्लैंग में बना लिया, दुबर्रर कर दिया है कि सिमट सका ना कभी जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता। निकल ही आती है कोई ना कोई गुंजाइश, किसी का प्यार कभी आखिरी नहीं होता। दोस्तों, आपकी पहली मोहब्बत कोई भी हो, आखिरी मोहब्बत का दावा किसी से मत कीजिएगा। हाँ भाई, फरमाइश क्या थी? मैं तुझसे प्यार नहीं करता। देखिए, प्यार को जाहिर करने का यह भी एक तरीका है कि आप डिनायल मोड में हैं और आप मेलिगो, ये गाना मेलिगो को समर्पित है। और इस ऑनेस्टी के लिए तालियां। ये जो भाई ने फरमाइश की है, ये एक नज्म थी। रिक्ता के हवाले से एक बात कहता हूं कि हिंदी फिल्मों में एक बदकिस्मती ये भी रही कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि बाद नज्मों का इस्तेमाल ही बंद हो गया। पता नहीं क्यों हुआ ऐसा, पर ऐसा हुआ। और मैंने 2 बार कोशिश की कि नज़में और गज़लें मैं फिल्मों में वापस लेके आऊं, जिसके लिए मुझे बड़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, कहाँ कहाँ जाके अपनी आवाज़ उठानी पड़ी। लेकिन मेरे पास नीरज पांडे और अक्षय कुमार जैसे लोग थे जिन्होंने मेरी बात, मेरी गुजारिश कबूल की। बेबी फिल्म आप लोगों में से कितनों ने देखी है? जी, तो बेबी फिल्म के गाने मैंने लिखे थे। म्यूजिकल नहीं थी पिक्चर वो, उसमें एक नज्म थी
मैं वो नज्म आपके सामने बांटता हूं। मेलिगो वाली बात भूल जाएं, आप नज्म सुने। आपकी तरफ देख के सुनाता हूं। बिल्कुल आप मेरे रश के कमर हैं आज की तारीख में। वाह वाह। जी 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 जी, मैं सुना रहा हूं। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर ऐसी कोई शाम नहीं जब मैं आवारा सड़कों पर तेरा इंतजार नहीं करता। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, दिल से ये कहता रहता हूं, पर तेरी सांसों में छुप के सांसें लेता रहता हूं। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर शहर में जिस दिन तू ना हो ये शहर पराया लगता है। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर शहर में जिस दिन तू ना हो ये शहर पराया लगता है। हर फूल लगे बेगाना सा, हर शजर पराया लगता है। वो अलमारी कपड़ों वाली लावारिस हो जाती है। क्या बात, क्या बात। दोस्तों, वो अलमारी कपड़ों वाली लावारिस हो जाती है। ये पहनूं या वो पहनूं, ये उलझन भी खो जाती है। मुझे ये भी याद नहीं रहता कब दिन डूबा कब रात हुई। अभी कल की बात है, घंटों तक मेरी दीवारों से बात हुई। वाह 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 वाह, क्या बात है मनोज। शुक्रिया। मुझे ये भी याद नहीं रहता कब दिन डूबा कब रात हुई। अभी कल की बात है, घंटों तक मेरी दीवारों से बात हुई। जो होश जरा सा बाकी है, लगता है खोने वाला हूं। अफवाह उड़ी है यारों में, मैं पागल होने वाला हूं। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, पर ऐसा कोई दिन है क्या जब याद तुझे तेरी बातों को 100 बार नहीं करता। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, सच मैं तुझसे प्यार नहीं करता। हम में से कितने ही होंगे जिनके फोन पर ये नज्म रात को बजी होगी, जब हमने सुनी होगी और किसी किसी को याद किया गया होगा और उसको शायद फॉरवर्ड भी किया गया होगा कि देखो सुन लो। फिर भी तुमको चाहूंगा जी, कश्मीर से। चलिए अब ये उधर ही है सेशन। मैं रिलैक्स कर रही हूँ। मेरे हैं 2 सवाल जरूरी हैं, बट बाकी आप बात कीजिए। मैं एक बात कह सकता हूँ कि इतना जीरो ईगो जोन में रहने वाला मॉडरेटर कंपेयर दोस्त मैंने पहले कभी नहीं देखा। वरना आमतौर पे तालियां सौम्या के लिए। नहीं, मुझे मजा आ रहा है मनोज, और ये जो हम काम करते हैं ये इसका एक्चुअल मजा यही है कि कॉन्वर्सेशन अगर मैं आपसे कर रही हूँ, पहुंचनी तो बात यहाँ तक है, और अगर यहाँ पे हुई हुई बात भी मेरे तक थोड़ी सी पहुंच जाए तो मैं कुछ सीख के ही वापस जाऊंगी। भाई एक चीज बिल्कुल तय है कि लिखने का दावा मुझे हरगिज नहीं है। तो जो भी मैं थोड़ा बहुत, ये आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है कि आप फिर भी 2-4 तालियां मुझे नवाज दे रहे हैं। मैं बहुत पहले कहीं कह चुका था कि जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना, भले मेरी फिल्म ने 513 करोड़ किए हैं, पर ये भी सच। Let us not forget that. जी, आप शेर सुन लें चाचा कि जैसा बाजार का तकाजा है वैसा लिखना अभी नहीं सीखा। मुफ्त बढ़ता हूं आज भी मैं तो, मैंने बिकना अभी नहीं सीखा। क्या बात, क्या बात। मैं थोड़ा घुस जाऊं ऑडियंस में? घुस जाएं आप, घुस जाएं। कोई है जो बात करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है? जी, माइक को माशूका समझें। माहौल थोड़ा मतलब हो गया है सुनने सुनाने वाला, लेकिन मेरा सवाल ये था कि आजकल एक किसी आम शहर का क्या शुक्ला होकर हम शायर नहीं हो सकते क्या? वहाँ मुंबई का मुंसर होकर होना जरूरी है क्या? मैं ये नहीं, आपकी, अरे अच्छा सवाल है, आप इसको टैकल कीजिए। शुक्ला होके आप शायर हो सकते हैं। मैं मुंबई इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे अपनी शायरी कहीं पहुंचानी थी। मेरा एक इरादा था कि मैं फिल्मों के लिए लिखूं। मैं पैदा हुआ था बच्चन साहब के डायलॉग्स और गाने सुन के। मैंने जब मैं शायद 5 साल का था तब मोहम्मद रफ़ी साहब का इंतकाल हुआ था। मेरी मम्मी बताती हैं कि ऑल इंडिया रेडियो पे जब खबर चली है कि मोहम्मद रफ़ी नहीं रहे, उस दिन मैंने खाना नहीं खाया है। सिर्फ 5 साल की मेरी उम्र थी। तो वो मेरे खून में एक बात थी कि मुझे बॉलीवुड में, मुझे सिनेमा में जाना है। इसका कोई लेना देना इस बात से नहीं है कि अगर आप सिनेमा में नहीं लिख रहे तो आप शायर नहीं हैं। ये कौन कहता है यार, कमाल कर रहे हैं आप, ऐसा है ही नहीं। आप जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर आपको देने वाले ने शब्दों की ताकत दी हुई है, आप शायर हैं, उतने ही बाकमाल और उतने ही इज्जतदार हैं जितना कोई भी मनोज मुंतशिर, कोई भी जावेद अख्तर है। बिल्कुल, और हर शहर का अपना एक शायरी का कल्चर होता है, उसमें आप जुड़े भी रहिए, उसको बढ़ाते भी रहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं एडमिट
ऐड करना चाहती थी उस पर। हम जितने शहर जाते हैं हमें इतने प्यारे बच्चे मिलते हैं, यंग पोएट्स मिलते हैं जो कि कमाल कर रहे हैं उसी शहर में रह के, उसके अपने कल्चरल वैल्यूज को साथ लेके चल रहे ये हैं। सामने रितेश रजवाड़ा बैठे हुए हैं, ये तुम भी खड़े हो जाओ रितेश। अब ये साहब एक दिन मुझे एक शेर सुना रहे हैं फोन करके। ये मुझे कह रहे हैं ईद के दिन उन्होंने मुझे फोन किया और शेर सुनाया कि न वैसा चांद फिर निकला न वैसी ईद फिर आई, न वैसा चांद फिर निकला न वैसी ईद फिर आई, किसी ने जब मेरी ईदी मेरे होठों पे रख दी थी। फिर से खड़े हो जाओ रितेश। तो दोस्तों इस तरह की शायरी हो रही है इतने छोटे दायरे में, इतनी छोटी जगहों पे। तो ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप जब तक मुंबई ना आए मनोज मुंतशिर नहीं बन सकते। गलत बात है ये। अगला सवाल। अच्छा वक्त कितना है? अच्छा ठीक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, वेयर आर यू? राइट हियर। यस सर। सो सर मुझे एक्चुअली ये पूछना था, तो कहते हैं कि जो दिल से बातें निकलती है वो दिल तक पहुंच जाती है, और आपके जो वर्ड्स है सर वो ऐसा लगता है कि दिल पे कुछ आपके लगा है, लाइक हैव यू बीन हर्टेड बिफोर? यस सर, नाउ देयर इज अ गूगली। ये काफी कर्व्ड बॉल है, ये आप टैकल कीजिए। आपका नाम बताएं आप। सर माई सेल्फ पूनम क्षत्रिय। पूनम एक बार लगा हो तो बता दूं यार। मैं तो जिंदगी भर लगता रहा है और मैं जिंदगी भर रोता रहा हूं। मुझे मेरा कभी का शेर था कि मैं कब छोड़ूंगा रोना ये अभी सोचा नहीं है। मैं कब छोड़ूंगा रोना ये अभी सोचा नहीं है, कि दिल की आग तक पानी अभी पहुंचा नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। मनोज, आपके फेवरेट डायलॉग्स कौन से हैं, कौन सी मूवीज से हैं? 2-3 डायलॉग हो जाए। यार बहुत सारे हैं, मैं कहां से शुरू करूं? मैंने अभी बाजीराव मस्तानी देखी कुछ दिनों पहले। बाजीराव मस्तानी में जब काशीबाई कहती हैं कि आपने हमसे हमारी जिंदगी मांग ली होती हम शौक से दे देते, आपने तो हमसे हमारा गुरूर छीन लिया। तो लगा इसे कहते हैं डायलॉग। आजकल दिल से पत्थर का काम लेते हैं। हाँ, दिल से पत्थर का काम लेते हैं। और जब मैं वापस जाता हूं और मुझे याद आता है शहजादा सलीम जब बागी होके अकबर से कहता है मेरा दिल कोई आपका हिंदुस्तान नहीं जहां आप हुकूमत कर सकें, तो मुझे लगता है ये हुआ डायलॉग। मुझे उसी मुगल आजम का एक मंजरनामा याद आता है जहां महीनों अनारकली को कैद खाने में सलाखों के बीच अंधेरे कमरे में काल कोठरी में फेंकने के बाद जब बादशाह उसे बाहर निकालते हैं और बादशाही मिजाज से पूछते हैं बोलो अनारकली, क्या कैद खाने के अंधेरों ने तुम्हारी मोहब्बत का, तुम्हारी आरजुओं का दम घोट दिया? अनारकली इनकार में सिर हिलाती है, उसकी जंजीरें बजती हैं। बादशाह को और ज्यादा गुस्सा आता है, उनका जलाल उबलता है। बादशाह अपने सिपा सलारों को बोलते हैं अंधेरे और बढ़ा दिए जाएं। अनारकली कहती है आरजुएं और बढ़ जाएंगी। क्या बात है, ये हुई ना बात। अगला। ऐसी राइटिंग हुई है हमारे यहाँ, इस तरह के डायलॉग्स हमें सुनने को मिले हैं, और वो कौन भूल सकता है। हम दोनों इसी फुटपाथ से एक साथ उठे थे। आज मेरे पास गाड़ी है, दौलत है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? जवाब आप देंगे। यस, मेरे पास माँ है। एक बार अपनी माँ के लिए आप लोग तालियां बजाएं सम्मान में। मनोज नेक्स्ट। वैलेंटाइंस डे आने वाला है सौम्या, वैलेंटाइंस डे आने वाला है, और मैं वैलेंटाइंस डे के हवाले से एक बात कहता हूं कि एक बार अपनी माँ को अपना वैलेंटाइन बना के देखें। ज्यादा 2 महीने की बात है। उतारती है वो सदका मेरा हजारों बार, उतारती है वो सदका मेरा हजारों बार, मैं चिढ़ने लगता हूं इतना सराहती है मुझे। ख्याल माँ के मेरी आज भी पुराने हैं, बिना गुलाब दिए भी वो चाहती है मुझे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोज जी, दोस्तों दुनिया में किसी से भी माँ के प्यार का हिसाब लगा के देखें, माँ का प्यार 9 महीने ज्यादा निकलेगा। मनोज जी, शेरो शायरी के लिए और जो आप कहते हैं पढ़ते हैं उसके लिए कुछ ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक इश्क से या एक टूटी हुई मोहब्बत से या एक मोहब्बत कोई मुकाम तक पहुंच जाने से ज़रूर होता है। तो आपका अपना पर्सनल तजुर्बा क्या रहा? और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरी वाइफ और मेरी शादी को 25 साल हो गए हैं। तालियां भाई, सिल्वर जुबली हो गई।
क्या बात, अब 28 हो गए हैं। 28 हो गए, वाह वाह वाह। 25 साल जब हुए थे तो कुछ मेरे अंदर भी ऐसी जज्बात निकले थे और मैंने कुछ लाइनें इनके लिए कही थी। मैं चाहता हूँ मैं आप कहूँ अगर इजाजत हो अर्ज तो। कर दें, आप अर्ज कर दें। कुछ तो खास है तेरे मेरे दरमियाँ, वाह, कुछ तो खास है तेरे कुछ मेरे, तो खास है तेरे मेरे दरमियाँ, वरना चर्चे हमारे यूं आम ना होते। वाह 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 वाह, क्या बात। और हमें ये- यकीन है कि तुमको भी मोहब्बत है हमसे, हमें यकीन है कि तुमको भी मोहब्बत है हमसे, वरना छत से वो इशारे सरेआम ना होते। क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और ये कितनी तो खूबसूरत हैं। मुझे लग रहा है ये अफवाह है, माशाअल्लाह। ये अफवाह है कि शादी को 28 साल हुए हैं। ये तो एकदम बहुत ही प्यारी दिख रही हैं आप। लेकिन देखिए करेक्ट बीवी ही करती है, उनको 25 लग रहे थे। देखिए बीवी करेक्ट भी करती है सौम्या। मुझे एक बात और कहनी है, बीवी करेक्ट भी करती है और कभी कभी बीवी जब करेक्ट करने की जगह पे कॉर्नर करती है ना। मेरे एक दोस्त हैं वो तिवारी मान जी, रही है, वो मान रही है। मेरे एक दोस्त हैं तिवारी जी, उनसे उनकी बीवी ने पूछा एक दिन, सुनो, अब रहा होगा एक दिन कुछ दिमाग कहीं और रहा होगा, सुनो तुम बियर पीते हो ना? तो कहते हैं हाँ, मतलब हर कोई पीता है, इसमें क्या है। अच्छा कितनी पीते हो रोज? दो पी लेता हूँ रोज। एक कितने की आती है? कहते बेगम 150 की आती है। अच्छा, मतलब तुम 300 रुपए की बियर रोज पी लेते हो। अब महीने की कितनी हो गए? कहते महीने के 9000। अब देखिए गिनती बढ़ती जा रही है और उनकी धड़कनें तेज हो रही हैं कि महीने के 9000, तो तुम महीने के 9000 की बियर पी जाते हो, है ना? साल के 81,000 की बियर पी जाते हो तुम, और कब से पी रहे हो? कह रहे, जवाब दिया तकरीबन 30 साल हो गए। मतलब तकरीबन तुम 22-24 लाख रुपए के आसपास की तुम बियर पी चुके हो। अब तिवारी जी के एकदम होश फाख्ता। फिर तिवारी जी थोड़ा सा कांपते हुए कहते हैं हाँ बेगम ऐसा हो तो चुका है। तो सोचो अगर तुमने आज से 25-30 साल पहले ये पैसे इन्वेस्ट किए होते, बिजनेसमैन है आप, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ तुम्हें इतने पैसे मिले होते कि आज तुम्हारे पास खुद का हेलीकॉप्टर होता। तिवारी जी पास जाते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं, कहते हैं बेगम तुम बियर पीती हो? कह रहे नहीं। कहते तुम्हारा वाला हेलीकॉप्टर कहाँ है? श्वेता एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती हैं। श्वेता पूछ डालें आप, देखा जाएगा। सर एक्चुअली ना इंडस्ट्री में ना जितने भी लिरिसिस्ट हैं, राइटर्स हैं, सर मेल की गिनती इतनी ज़्यादा क्यों है? फीमेल्स भी तो लिखती हैं। मतलब आप लोग तेरे संग जाना, खुश रंग बहारा, मतलब लड़कियों के अंदर फीलिंग ही नहीं है। लड़कियों की लाइन भी आप ही लिख देते हो। यार ये लड़की स्टेज पे नहीं ठीक है। कौसर मुनीर पांडे जी। फिल्म लिरिसिस्ट हैं और यहाँ आ चुकी हैं जश्न रेख्ता में। बहुत अच्छे गाने लिखती हैं। सवाल लड़के लड़की का नहीं है, सवाल ये है कि कौन लिखना चाहता है। आप आएंगे तो मैदान खाली है, आ जाइए। थोड़ा तो बायस मिलेगा सर, उस पर ज्यादा हम चर्चा करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा और रेलेवेंट सवाल श्वेता ने पूछा है हमसे। बिल्कुल, तो इंडस्ट्री भी इसका ध्यान रखे थोड़ा सा। इन्होंने मुझे कॉर्नर किया जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। एग्जैक्टली और वो कॉर्नर मैंने और पीछे खिसका दिया है, सो ये लीजिए। हेलो सर। इधर भी माइक दीजिएगा। हाँ चलिए, जो वहां से आते हैं सर, जी। एक सवाल है और एक फरमाइश है। जी। तो सवाल ये है कि जब हम खुद के लिए लिखते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा आसान होता है, बट मगर आप बॉलीवुड के लिए शायरी करते हैं, बॉलीवुड के लिए लिखते हैं, हज़ारों डेडलाइंस होती है, बहुत प्रेशर होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि डायरेक्टर या जो भी आपके ऊपर होते हैं वो कहते हैं कि हमें ये चाहिए, तो आप कैसे वो मैनेज करते हैं? और फरमाइश सर ये है कि आपने कोमल नाहता के एक शो में अपने पिताजी पे एक बहुत अच्छी शायरी की थी, और उस शायरी के बाद मैं आपका फ़ैन बन गया था। वो कुछ मुझे शायरी याद नहीं है सर, बट शायरी कुछ इस बेसिक पे था कि जब मैं पिताजी को देखता हूँ बूढ़े हो गए, मैं सुनाता हूँ, जी। मैं आता हूँ आप तक। पहली बात, सर मेरा नाम अमरीश है। अमरीश। अमरीश। अमरीश, जी सर। अमरीश आपका नाम है? जी सर। अमरेंद्र बाहुबली क्यों नहीं है? खैर, सवाल बहुत अच्छा है आपका। यही शायद एक आर्ट है। हम शायरी करते हैं घर में बैठ के, अपने लिए करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, लेकिन जब हमारे सामने एक फिल्म की सिचुएशन आती है, यहाँ थोड़ी सुबगाहट मची हुई है जी। चलिए फिर से हमारी तरफ आ जाइए आप सब लोग। फिल्मों की शायरी अलग कैसे है बाकी खुद के लिए लिखने से? वो अलग ऐसे है कि जब आपको एक फिल्म की कहानी सुनाई जाती है और कहानी आप सुन रहे होते हैं, आपको उस कहानी को इस तरह से कुछ लाइनों में इनकैप्सुलेट करना होता है
कि आपकी शायरी भी रह जाए, आपकी कला भी रह जाए और कहानी भी आप कह दें। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आनंद बख्शिश, आप में से किसने डर देखी हुई है? कितने लोगों ने डर फिल्म? डर फिल्म एक बात की मिसाल है, उससे बड़ी मिसाल मुझे लगता है बॉलीवुड में दूसरी कोई मिलनी मुश्किल है। डर की पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट, 150 पन्ने की स्क्रिप्ट आनंद बख्शी साहब ने एक लाइन में बयान कर दी थी। वो लाइन क्या थी? तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। क्या बात है। ये है पूरी की पूरी पिक्चर की कहानी। तो ये मैजिक है जब आप फिल्मों के लिए लिखते हैं, आपको ये मैजिक रिक्रिएट करना होता है। शेर में सुनाता हूँ, एक रुबाई थी कि मैंने अपने पिताजी के लिए कभी नज़र की थी कि हज़ारों मुश्किलों से लड़ रहा हूँ मैं अकेला ही। और आज की तारीख में आपके जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबके पिताओं को इज्जत के साथ मैं समर्पित कर रहा हूँ कि हज़ारों मुश्किलों से लड़ रहा हूँ मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। क्या बात। हज़ारों मुश्किलों से लड़ रहा हूँ मैं अकेला ही, दुआएं साथ हों जिसके उसे लश्कर नहीं लगता। मेरे बाबूजी बूढ़े हैं मगर अब भी ये आलम है, वो मेरे पास होते हैं तो मुझको डर नहीं क्या लगता। बात है, क्या बात है मनोज, वाह वाह। शुक्रिया। हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। के पूछेंगे सवाल। के आप तो गाते थे पहले, आजकल लिखने लग गया। बताएं। गजलों में रदीफ काफिया होते हैं, बहर होता है। हाँ ख्यालों का आवाज नहीं आ रही? हाँ, थोड़ा थोड़ा। मैंने पहले अर्ज किया कि माइक को माशूका समझें, करीब ले जाएं। कि रदीफ काफिया और बहर जो होता है वो गजलों में होता है, जी। ख्यालों का नहीं होता अक्सर। तो आपके अकॉर्डिंग ख्यालों की उम्र कितनी होती है? एक राइटर कब तक लिख सकता है? एक राइटर 10 दिन में भी ख़त्म हो सकता है। और ऐसे भी लोग हुए हैं, मजरू सुल्तानपुरी साहब मेरे अपने वतन के हैं, सुल्तानपुर के, हॉस्पिटलाइज थे और ऐसा लग रहा था कि किडनी वगैरह फेल हो चुकी थी। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के बाद वो गाने लिख रहे थे। तो एक बार इस स्पिरिट के लिए तालियां बजाएं आप। वो मजरू सुल्तानपुरी जो 80 साल की उम्र में लिखते हैं, जानम समझा करो। तो ख्यालों की कोई उम्र नहीं होती। जी सर, अगला सवाल यहाँ। जी हुजूर। सर, मैं भोपाल से आया हूँ, आमिर नाम है मेरा। हाँ आमिर जी सर, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत इम्प्रेसिव है। शुक्रिया। सर, मुझे इंटरेस्ट ये था कि आपका जो मुझे तखल्लुस बहुत अच्छा लगता है, मुंतशिर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा अच्छा लफ्ज आपने लिया उर्दू का। जी। क्या इंस्पिरेशन था इसका? मैंने इसके बारे में अभी बयान कर दिया थोड़ी देर पहले, तो अब वो आपको जी, ये जी। फुटेज देखनी पड़ेगी दोबारा। We will go to पर the सवाल next अच्छा था। question. Who is it? Yeah. मेरी आने वाली फिल्म के बारे में पूछा गया है, ये तो अच्छा भी है, मेरा फायदा है इसमें, इस सवाल का जवाब देने में। मैं डायलॉग्स तभी करूंगा जब बाहुबली जैसी कोई बड़ी फिल्म दोबारा मुझे ऑफर होगी, उससे छोटी के लिए लिखूंगा नहीं मैं। एक बात है, ये सब सपने हैं, ये हमें आज लगता है कि ये सब फालतू की बातें हैं, लेकिन अगर अमेठी में किसान का बेटा भैंस की पीठ पे चढ़ा हुआ ये सपना देख सकता है कि एक दिन वो शाहरुख खान और सलमान खान और अमिताभ बच्चन के लिए गाने लिखेगा, और वो लिखता है, तो मतलब सपने सच होते हैं। एक गुजारिश मैं कर दूं कि सपने सच कब होते हैं? सपने सच तब होते हैं जब आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। और कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मुझे एक चीज याद आती है, अपनी बहुत पहले कभी लिखी थी कि सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। दोस्तों, सुख चैन की ठंडी छांव तले, ये रेखता जबान है। जिस जबान की बात हम करते हैं कि ये हिंदी है, ये उर्दू है, जहां सारे फासले मिट जाते हैं, ना हिंदी बचती है ना उर्दू बचती है, सिर्फ रेखता बचती है। उस जबान के हवाले से आप सुने कि सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूं पर्वत घर मेरा। सुख चैन की ठंडी छांव तले मुश्किल है यार बसर मेरा, महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूं पर्वत घर मेरा। इस धरती का विश्वास हूं मैं, करबला और कैलाश हूं मैं। अगर मायने बड़ा हो तो मुझे लगना चाहिए कि बड़ी बात कही गई है यहां। इस धरती का विश्वास हूं मैं, करबला और कैलाश हूं मैं, कतरा कतरा मैं हुसैनी हूं, कंकर कंकर शंकर मेरा। कतरा कतरा मैं हुसैनी हूं, कंकर कंकर शंकर मेरा। और मेरी टूटी शमशीरों पे तुम्हें आज हंसी आ जाती है, मेरी टूटी शमशीरों पे तुम्हें आज हंसी आ जाती है, कल आंखें धुआं हो जाएंगी जब देखोगे जौहर मेरा।
शुक्रिया सौम्या हेलो या गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून दोस्त सर मैं आपसे दो चीज़ें हैं, एक तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और कुछ सुनाना भी चाहूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हक है आपको। जी, फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर, जब आपने पहला कोई ऐसा इवेंट अटेंड करा हो जिसमें एज अ विजिटर आपने पहला इवेंट अटेंड करा हो, आप एज अ गेस्ट हो वहाँ पर, तो आपको जब स्टेज पर आप चढ़े हों तो आपको कैसा महसूस हुआ था उस पर? मैं स्पीकर था या मैं ऑडियंस में था? नहीं, कहाँ था आप मैं? एज अ गेस्ट थे उस फंक्शन में। यार हजारों ऐसे वाकयात हैं और मुझे लगता है कि हर बार मजा ही आता है। ये हमारी दुनिया है, जब लोग मिलते हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग जैसे दिल्ली वाले आज यहाँ बैठे हैं, ये जब भी सामने आ जाते हैं तब हमारा दिल वैसे ही बाग बाग हो जाता मैं है। आपसे पूछने भी वाली थी, यहाँ घुस के कैसा लगा आपको? यहाँ घुस के मुझे एक बात समझ में आई कि ये जो अफवाह फैलाई जा रही है ना कि जबान तो मर रही है, मैं समझता हूँ रेख्ता का ये जो माहौल है, जो महफिल सजी है, हजारों लाखों लोग उर्दू, रेख्ता और हिंदी के सीने पे पांव रख के गुजर जाएं, इन जबानों का बाल भी बांका नहीं हो सकता क्योंकि आप इनके साथ हैं। हेलो सर, मैं सुनाना चाह रहा हूँ, हाजरीन महफिल से तवज्जो चाहूँगा थोड़ी सी। हाजरीन महफिल तवज्जो उधर दे। जी जी। ना कोई सुबह ना कोई शाम देते हो, वाह ना कोई सुबह ना कोई शाम देते हो, दिल धड़कने को मोहब्बत का नाम देते हो, वाह रोज चले आते हो ख्वाबों मेरे, वाह। इन आंखों को ना एक पल तुम आराम देते हो, तुम ना पूछोगे कभी हाले दिल मेरा, और गैरों को हर रोज सलाम देते हो। आखिरी शेर है, हमने याद रखा वाह। इसलिए मुजरिम ठहरे, हमने याद रखा इसलिए मुजरिम ठहरे, शायद भूल जाने पे तुम इनाम देते हो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। ओके, वी हैव अ ये क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम हियर। मुझे एक शेर याद आया आपकी इस बात पे कि मैं खंडहर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले। मैं खंडहर हो गया पर तुम न मेरी याद से निकले, तुम्हारे नाम के पत्थर मेरी बुनियाद से निकले। वक्त खत्म। ये आखिरी सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया पहले से मैं कह दूं आपको। पूछें आप मैडम। थैंक यू सो मच मैम। सर आपकी बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत प्यारी राइटिंग है, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तो बहुत ही प्यारे हैं सर। फ्लैटर्ड ब्लश कर रहा हूं मैं इस वक्त। सर मेरा सवाल ये है, थोड़ा सा ट्रैक से साइड में है कि जी राइटर की एक जो पहचान होती है बॉलीवुड में, उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर दिया जाता है। ऐसा हम देखते हैं, ये डायरेक्टर ने मूवी बनाई, ये उस सिंगर ने गाना गाया, राइटर को शायद उतनी तवज्जो नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। उसके बारे में प्लीज कुछ बोलिए। 4 साल पहले तक नहीं मिलती थी क्योंकि 4 साल पहले तक जश्न रेख्ता नहीं था, अब है। हाँ, और एक बात मैं कह दूं कि ये मैं पहले भी गुजारिश कर चुका हूं कि कहीं दीवारों के चर्चे, कहीं मीनारों के, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। कहीं दीवारों के चर्चे, कहीं मीनारों के, कभी तारीफ के जुमले इधर नहीं आते। हम तो बुनियाद के पत्थर हैं कई सदियों से, और बुनियाद के पत्थर नजर नहीं आते। क्या बात है, और ये क्या सेशन रहा है। ये उस तरह का सेशन है जिसको रेख्ता याद रखेगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक सच्ची बात करता हूं। रेख्ता की जगह के मंच पे खड़ा हुआ हूं मैं अपने कॉलेज डेज में था। कॉलेज डेज में जब पहली बार मुझे इश्क हुआ है, और वो खतों किताबत का ज़माना था, चिट्ठियाँ लिखी जाती थीं, तस्वीरें तब हार्ड कॉपी में हुआ करती थीं, सॉफ्ट कॉपी का भी ज़माना नहीं था। तो एक दिन जो मेरी माशूका थी, उनको कहीं से इल्हाम हुआ कि यार ये तो बड़ा गलत लड़का है, शेर व शायरी करता है, ये तो कुछ करेगा नहीं लाइफ में। तो वो मेरे पास आई और कहने लगी, देखो मेरे पापा को तुम पसंद नहीं हो। मैंने कहा अच्छा, तो तुम जो लेटर्स और फोटोग्राफ्स मेरे हैं वो तुम मुझे वापस कर दो। वहाँ से मेरी एक नज़्म ने जन्म लिया, मेरे गुस्से से उस नज़्म ने जन्म लिया, जिसका जिक्र अभी शकील भाई ने यहाँ से किया था कि आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। जब फूलों वाली रुत आई और जश्न मनाया दुनिया ने, जब टूट के बरसी मस्त घटा और झूम के नाचे दीवाने, फेर के आंखें हर शय से मैं तेरा दर्द संजोता रहा। चुपचाप अंधेरे कमरे में बिस्तर पे पड़ा मैं रोता रहा। तेरी याद में जिनको खून किया वो शामें सुहानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। लास्ट एक आखिरी, इसका आखिरी बंद
एक आखिरी बंद। ये बहुत पुरानी बात नहीं जब मैं रोशन था, जिंदा था। ये बहुत पुरानी बात नहीं जब मैं रोशन था, जिंदा था। वो नूर था मेरे माथे पर के हर तारा शर्मिंदा था। घनघोर अंधेरे रोते हैं, ये इश्क करता है आपके साथ दोस्तों, कि घनघोर अंधेरे रोते हैं जिस चेहरे की वीरानी पर एक दिया सा जलता रहता था दिन रात इसी पेशानी पर। तू मेरा सब कुछ ले जा, बस मुझे वो पेशानी वापस दे। मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। बहुत 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 शुक्रिया। सो बहुत तालियां मनोज मुंतशिर साहब के लिए। कुछ लोग खड़े होकर तालियां भी बजा रहे थे। मेरे ख्याल से ये बनता है कि इस तरह का सेशन जो साथ पुल कर सके। मनोज, इट वाज सच एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू मीट यू। और मुझे ये प्रॉमिस किया गया था कि ये सेशन इतना ही बढ़िया जाएगा जितना गया। थैंक यू फॉर एंटरटेनिंग ऑल ऑफ अस, इन्फॉर्मिंग ऑल ऑफ अस एंड मेकिंग सच गुड फ्रेंड्स विद ऑल ऑफ अस, एंड आई वुड बिलीव दैट। एंड थैंक यू, तहे दिल से शुक्रिया। बट दैट इज व्हाट इज माई समथिंग आई एम कैरिंग अवे। मैंने इतने सारे दोस्त बना लिए, मैं जीत के जा रहा हूँ यहाँ से। बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल।